हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज सी प्रोग्रामिंग सीरीज की वीडियो में हम देखेंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है और आर्मस्ट्रांग नंबर को हम कैसे प्रिंट कराएंगे, क्या कैसे चेक करेंगे कि जो नंबर हम एंटर करा रहे हैं सिस्टम में वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है और मैंने बताया था कि पैलिंड्रोम से ही रिलेटेड है क्या आर्मस्ट्रांग नंबर। और जो दोनों के दोनों प्रोग्राम किससे जुड़े हुए हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ लूप से, यानी कि इनको हम किसकी मदद से बनाते हैं, लूप से। तो अगर आपने अभी तक मेरी टू टाइप्स ऑफ लूप की वीडियोस नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास कितने टाइप्स के लूप होते हैं। और जो प्रोग्राम मैं फॉर लूप से या व्हाइल लूप से बना रहा हूं, आप उसको डू व्हाइल लूप से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं व्हाइल लूप से बनाऊंगा आज प्रोग्राम, तो आप उसको फिर डू व्हाइल लूप से बना के जरूर देखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आएगा कि हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है और उसके कोड को हम कैसे ब्रेक करेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट, यानी आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। अब पहले बात ये समझना जरूरी है कि आर्मस्ट्रांग होता क्या है। भाई आर्मस्ट्रांग नंबर है क्या, किसके बारे में बात चल रही है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है बच्चों, आर्मस्ट्रांग नंबर को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने पैलिंड्रोम में क्या करा था, एक नंबर एंटर कराया था, इसी तरीके से मैं क्या कराऊंगा, एक नंबर एंटर कराऊंगा। जैसे मैंने कराया है 151। ठीक है, 151 ना ऐड करा के मान लेते हैं क्या हमने क्या कराया है, 153। अब क्या होता है कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होगा, आर्मस्ट्रांग नंबर वो नंबर होता है कि आपने जो भी नंबर एंटर कराया है, अगर आप उनके जो नंबर की जो डिजिट्स हैं, अगर उन डिजिट का क्यूब कर दें, डिजिट का क्यूब कर दें और उन सबको ऐड कर दें, तो जो नंबर आएगा, अगर वो नंबर वही लौट के आ रहा है वापस, तो नंबर कहलाएगा आर्मस्ट्रांग। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 5 का क्यूब कितना होता है 125 है ना, और 3 का कितना होता है 3 3 9 3 27। ऐड करो 7 और 5 12, 12 और 1 3, कितना बचा 1, और 2 2 4 और एक 5 और 1। ठीक है, आया 153। तो आर्मस्ट्रांग नंबर कौन सा नंबर होता है कि वो नंबर जिसके डिजिट्स की क्यूब करने के बाद उनका अगर सम किया जाए, तो अगर वही नंबर लौट के आ रहा है वापस, तो नंबर क्या कहलाएगा, आर्मस्ट्रांग कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो जो भी डिजिट्स हैं, अगर डिजिट का क्यूब कर देते हैं और उनको सबको ऐड कर देते हैं, तो नंबर अगर वही लौट के आ रहा है वापस, तो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं एक नंबर में, तो याद होना चाहिए कि वह हमें प्रोग्राम बनाना है ना, तो मैंने प्रोग्राम को बना के रखा है तरह से, थोड़ा क्या हो जाए, थोड़ा सा टाइम क्या हो, कम कंज्यूम हो, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बनानी है। हमें क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो समझते हैं, बात समझते हैं कि किस तरीके से होना है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्या लिखिए, हेडर फाइल लिखिए। हेडर फाइल का काम क्या होता है, पहले तो दो ही होती है, studio.h और conio.h। क्या फुल फॉर्म होती है, studio.h की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और conio.h की क्या होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट। हेडर फाइल का काम क्या होता है कि आपने यहाँ पे जो भी फंक्शंस यूज किए हैं, जो भी डाटा टाइप, जो भी वेरिएबल्स यूज किए हैं, उन सब का क्या काम है, उन सब की जो लाइब्रेरी होती है वो कहाँ प्री डिफाइंड होती है, हमारी हेडर फाइल में होती है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, वॉइड मेन, क्योंकि हम टर्बो पर बना रहे हैं तो हमने क्या यूज किया है, वॉइड मेन यूज किया है। टर्बो सॉफ्टवेयर पे के लिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बना रहा हूँ, फिर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के लिए जो ट्रेनिंग के पर्पज से समझना चाहते हैं। हमने एक इंटीजर डाटा टाइप के कुछ वेरिएबल्स बनाए, n a r s और इस तरीके से। तो क्या होगा, इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे n a r और s, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। जैसे कि कंप्लीट नंबर कितना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर, पॉइंट का नंबर एंटर नहीं होगा। ओके, बात समझ में आ गई। जो नंबर पॉइंट वाला स्टोर कराना होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट, लेकिन मुझे इंट पे काम करना है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, इंट। क्योंकि सोचो पॉइंट वाले नंबर क्या रिवर्स करने पे सेम आएंगे। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा है, 153.0 लिखा है या 153.2 लिखा है, तो क्या कोई भी ऐसा क्यूब है जो पॉइंट वाले नंबर को लाके दे देगा, नहीं हो सकता बच्चों। आपको 5 का क्यूब पता है कितना होता है, 125 होता है। क्या आपको 125.3 का क्यूब है कोई, नहीं है ना, 126 का भी नहीं है, तो पॉइंट वालों का कभी क्यूब हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हम हमेशा आर्मस्ट्रांग नंबर कौन सा नंबर चेक करते हैं, कंप्लीट नंबर पे चेक करते हैं, पॉइंट वाले नंबर पे कभी चेक नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब भी हमें कुछ इनपुट कराना होगा, तो मैंने आपको बताया कि आदत बनाते हैं क्या, हमें हैबिट डालनी है क्या,
कि जब भी हम कुछ एंटर कराएंगे नंबर, तो नंबर एंटर कराने से पहले हमें क्या कराना होगा, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। तो इसलिए मैंने मैसेज प्रिंट कराया एंटर द नंबर, ताकि जब मैं कंप्यूटर पे प्रोग्राम को रन कराऊं तो मुझे पता तो चले कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या कहां पर कौन सी वैल्यू एंटर करानी है। तो इसलिए क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं एंटर द नंबर। हमने नंबर को रीड करा लिया, स्कैन एफ क्या यूज किया है, स्कैन एफ, स्कैन एफ। नंबर को रीड कराने के लिए स्कैन एफ यूज करते हैं, %d एंड %n। ठीक है, थोड़ा डार्क कर देता हूं अगर विजिबल नहीं हो कभी, एंड %n। अब क्या होगा कि जब मुझे नंबर चेक करना है, तो जो नंबर मैंने एंटर कराया है वो तो किस में स्टोर हो गया, n में। अब क्या होगा कि भाई मैंने क्या करा है, अपने नंबर को कहीं स्टोर कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि मैं अंदर कोई ऐसे फॉर्मूलेस लगाऊं जिसमें क्या हो, n की वैल्यू चेंज हो जाए। भाई मैंने मान लो कि n में कितना नंबर स्टोर कराया, 153। मैंने यहाँ पे 153 एंटर करा दिया, कहाँ स्टोर हो गया, n में। अब हो सकता है कि मैं अंदर प्रोग्राम में कहीं पर n का यूज करना मुझे पड़ जाए, और यूज करने से क्या हो, n की वैल्यू चेंज हो जाए। तो ये क्या होता है, हमारे पास कैसा कोडिंग है कि आपने मान लो n में अगर 153 यूज किया है और आगे जाके n की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो फिर ये वाली वैल्यू नहीं रहेगी, जो आगे जाके वैल्यू थी वही रह जाएगी। लेटेस्ट वैल्यू रखता है, ये प्रीवियस वैल्यू को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये तो खत्म ही हो जाएगी वैल्यू, मेरे पास रहेगी नहीं। फिर मैं चेक कैसे करूंगा, मेरे पास मान लो आगे जाके n की वैल्यू कितनी हो गई, मान लेते हैं 150 रह गई, मान लेते हैं मेरे पास आगे जाके किसी तरीके से क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई, 150 हो गई। तो मुझे यहाँ चेक भी तो करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं। तो किससे चेक करूंगा, मुझे चेक करने के लिए मुझे पुराना वाला नंबर भी तो चाहिए होगा ना, जो मैं एंटर करा रहा हूँ। तो वो नंबर कहाँ का है, 153 था, वो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि ये तो चेंज हो गया एंड में। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम अपने नंबर को कहीं पे स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि हम एंड में उसका यूज कर सके। तो इसलिए मैंने एन की वैल्यू कहाँ स्टोर करा दी, ए में स्टोर करा दी है। ठीक है, ए में हमने किसकी वैल्यू स्टोर करा दी है, एन की। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, क्यों लगाया है वही बताऊंगा, लूप मैंने यूज किया है। आगे फिर मैंने कंडीशन लगाई है। इफ वाइल का एक चीज समझ सकते हैं, हाँ वाइल का काम क्या होता है, वाइल क्या है, लूप है। वाइल क्या है, हमारे पास लूप है, जो कब काम करता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो इसी में घूमता रहेगा, इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो इससे बाहर निकल जाएगा, इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी वो इसी में क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, इसीलिए बोलते हैं लूप। इफ कंडीशन का काम क्या होता है कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, इसमें एंटर करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको छोड़ के कहां एंटर करेगा, एल्स में एंटर करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये रन हो रहा है, इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं क्योंकि टर्बो पे बना रहा हूं प्रोग्राम, तो टर्बो पे कंपाइल और रन के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल F9। कंट्रोल प्रेस करेंगे फिर F9 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, फिर रन हो जाएगा। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि देखता है कि कोई प्रोग्राम जो बनाया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। और रन का मतलब क्या होता है कि अब आपको वो इनपुट और आउटपुट का काम करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले कंपाइल करते ही कंट्रोल प्लस F9 करते ही क्या लिखा आएगा, एंटर द नंबर। अब आपने पढ़ा, आप समझ गए कि मुझे क्या करना है, एक नंबर एंटर कराना है, वो भी कैसा, इंटीजर। तो आप क्या कराओगे, एक नंबर एंटर कराओगे। मैंने मान लो कितना कराया है, 153। कितना नंबर एंटर कराया, 153। तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल में स्टोर कराया है, एन में। तो इसलिए एन कहाँ, एन में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 153। नीचे आएंगे यहाँ पर। अब मैंने जो एन में जो वैल्यू थी वो मैंने कहाँ स्टोर करा दी, ए में, क्योंकि ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइन ऑपरेटर है। इसका काम क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी है वो कहाँ स्टोर कर दो, राइट साइड में। तो लेफ्ट में एन में कितनी वैल्यू थी, 153, इसलिए ए में भी कितनी हो गई, 153। ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइन ऑपरेटर है। तो बेटा अगर आपको अभी तक ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है तो मेरी ऑपरेटर की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने हर ऑपरेटर के बारे में समझाया है जो आपके सी प्रोग्रामिंग में यूज होता है, और बहुत डिटेल में समझाया है। उसमें मैंने 2 वीडियोस बनाई है, आप उनको जरूर चेक करना। आपका बेसिक होता है तो उसको समझना बहुत जरूरी है ना। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे ए में स्टोर हो गई 153। अब आते हैं लूप पर। यहाँ आएगा लूप में, एन में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर है, एन में हमारे पास है 153। एन में है हमारे पास 153। क्या 153 जीरो के इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है, 153 जीरो के इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, क्योंकि मैंने नहीं का तो ऑपरेटर लगाया था। तो 153 जीरो के इक्वल नहीं है, हाँ भाई नहीं है, तो कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। मैंने बताया कि जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करता है, इस लूप में एंटर कर जाएगा। तो इसमें एंटर हो गया। यहाँ एंटर होने के बाद अब देखो
यहाँ लिखा है मैंने n को क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है किससे, 10 से। n को मैंने डिवाइड किया है 10 से। अब n डिवाइड करके देखते हैं एक बार। मैंने 153 को डिवाइड करना है किससे, 10 से। 153 को n की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है 10 से, और n में कितना है 153, तो 153 को डिवाइड करना है 10 से। करते हैं 10 1 जा 10, यहाँ 53 बचेगा, 10 5 जा 50, यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ हो गया 50। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास दो सिंबल हैं, एक तो परसेंट का सिंबल होता है और डिवाइड का। तो बच्चों चीज याद रखेंगे, अब आप क्या रखना है आपको याद, कि जो परसेंट वाला जो सिंबल होता है ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर। ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर, शेषफल। और हमें ये जो डिवाइड वाला सिंबल होता है सिंपल सा, ये क्या देता है हमें, कोशेंट। ये क्या देता है, कोशेंट, यानी कि भागफल। कोशेंट क्या होता है, कोशेंट होता है ये, है ना, और ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो जब भी आप ये सिंबल यूज करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगी, हमेशा रिमाइंडर मिलेगी। अगर आपने ये सिंबल यूज किया है तो हमेशा क्या मिलेगा, कोशेंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड परसेंट का यूज किया है, तो n% 10, तो जब n को 10 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया, 3 आया है। तो इसलिए r में क्या स्टोर हो जाएगा, 3। कितना स्टोर हो गया, r में 3 स्टोर हो गया या नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे s में मैंने कितनी वैल्यू स्टोर कराई है, 0। देखो मैंने 0 ही क्यों ली, मैंने आपको पहले भी समझाया है कई बार वीडियोस में अपनी, क्या कि जब भी हम नंबरों को ऐड करते हैं, जब भी हमें नंबर ऐड करने हो, सीरीज ऐड करनी हो, कुछ भी ऐड करना हो और हमें वेरिएबल लेने की जरूरत पड़े उस टाइम पर, तो हमेशा क्या मानते हैं, 0। क्यों, क्योंकि जब 0 में कुछ नंबर ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर लौट के आएगा। लेकिन अगर मैंने 0 के अलावा यहाँ पे कुछ भी मान लिया, 1 2 3 कुछ भी, तो सोचो अगर मेरी वैल्यू 15 थी, तो 15 में जब मैं s की वैल्यू ऐड करूंगा, मान लो s में मैंने 1 भी माना, तो 1 + 15 16 हो गया। लेकिन मेरा नंबर था क्या, 15, तो एक नंबर बढ़ गया ना। लेकिन मान लो मैंने यहाँ 0 लिया है और नंबर मेरे पास 15 है, तो 15 + 0 कितना होता है, 15, नंबर वही रह गया ना। तो नंबर में कुछ चेंज नहीं आता है। तो इसलिए जब भी आप नंबरों को सम करो, डिजिट सम करो और वेरिएबल लेना जरूरत पड़े, तो आप क्या मानोगे, हमेशा 0 मानोगे। तो मैंने s में क्या है, 0 है, 0 प्लस r की कितनी वैल्यू है, r में क्या स्टोर हो चुका है, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 प्लस r में कितना है, 3। तो 3 को 3 टाइम्स लिखा हुआ है, क्योंकि 3 बार r लिखे हैं, 1 2 3 3 टाइम्स r लिखा है, तो 3 टाइम्स 3 कर लिया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका मतलब 27 + 0 कितना हो गया, s में कितनी वैल्यू हो गई, 27। अब आते हैं यहाँ पर, n को डिवाइड करना है 10 से। n में क्या था, 153, इसको डिवाइड किया 10 से, ठीक है। लेकिन सिंबल कौन सा है, डिवाइड का। ये सिंबल हमें क्या देता है, कोशेंट। कोशेंट कितना आया था, 15। तो इसलिए n में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 15। ओके, लूप से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि कंडीशन कैसी है अभी, ट्रू। हमें कंडीशन कैसी करनी है, फॉल्स। तो वापस ऊपर पहुंचेगा। अब n में कितने स्टोर है हमारे पास, 15, तो चेंज हो गया, n में कितने वैल्यू हो गई, 15। इसलिए तो देखो मैंने n में पहले 153 था, अब कितना रह गया, 15, चेंज हो गई ना वैल्यू। इसलिए मैंने ये वैल्यू कहाँ रखी थी, स्टोर कर ली थी a में, ताकि मैं आखिरी में इसको यूज कर सकूं। अब हम 15 को डिवाइड करेंगे, तो 15 को डिवाइड करना सीखेंगे। देखो कैसे, 10 1 जा 10, कितना बचा, 5। अब 5 डिवाइड नहीं होगा, तो कितना बचा, 5। ये सिंबल हमें क्या देता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया है, 5। तो अब 3 की जगह कितना हो जाएगा, 5 हो गया या नहीं। नीचे आएंगे s में अब की बार बच्चों 0 नहीं है, अब s में कितनी रह गया है, अब s में कितना था, 27। s में कितनी वैल्यू स्टोर है, 27 प्लस r में कितना है स्टोर, ऊपर 5। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और 5 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 125। और 125 में 27 ऐड करो, कितना आएगा, 7 5 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 152। इसका मतलब इस पूरे को सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास, 152 आ गया। नीचे आते हैं, n को डिवाइड किया फिर से 10 से, हाँ n में 15 था, 10 से डिवाइड किया है, लेकिन ये सिंबल हमें क्या देता है, कोशेंट। और कोशेंट कितना है इस केस में, 1। तो अब यहाँ पे कितना रह चुका है, 1। ओके, फिर से हम, क्योंकि कंडीशन भी ट्रू है तो ऊपर जाएगा वापस, और यहाँ पे अब n में कितनी वैल्यू स्टोर है, 1। क्या 1 0 से 0 का इक्वल नहीं है, हाँ अब भी नहीं है। यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, दोनों इक्वल नहीं है। नहीं है तो कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। फिर से कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप में फिर से एंटर हो जाएगा। अब r को क्या करना है, n को डिवाइड करना है किससे, 10 से। n में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 1।
तो अब हम डिवाइड करेंगे किसको, 1 को। अब 1 को कैसे करेंगे वो ध्यान से समझना है। देखो 10 को 1 से डिवाइड करना है, 1 को 10 से डिवाइड करना, हो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट कितना आ गया 10, 10 1 सा 10, क्योंकि हमने डाटा टाइप कौन सा लिया है, इंटीजर लिया है। डाटा टाइप कैसा लिया है, इंटीजर। और हम जानते हैं कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। तो क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन को एंटर कराऊंगा, ये सेव करेगा अपने, स्टोर करेगा ये, तो क्या पॉइंट वैल्यू स्टोर करेगा, नहीं, क्या स्टोर करेगा 0। हमेशा याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 0 आ गया, क्वेश्चन में 0 आया है, तो हमेशा याद रखना कि नीचे रिमाइंडर में कितना मानेंगे, फिर 1 मानेंगे। ये पक्का है क्या, ये याद रखना क्या कि क्वेश्चन में अगर 0 आ गया है किसी वजह से, किसी भी तरीके से, स्टार्टिंग कहां से शुरू हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है, और 0 के बाद पॉइंट आया है, तो क्वेश्चन के बाद रिमाइंडर जो बचना है वो रिमाइंडर 1 बचना है, 0 नहीं आएगा। 2 और 0 एक साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आया 1, ये सिंबल हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब आगे आते हैं, एस में कितनी वैल्यू स्टोर है 152 प्लस आर कितना आया है 1, तो 1 की जब मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आता है 1, तो 152 प्लस 1 कितना हो गया 153। इसका मतलब अब इसकी जगह पे क्या आ गई हमारी वैल्यू 153। फिर नीचे आते हैं एन, एन क्या है, फिर से एन को डिवाइड करना है 10 से, एन में तो 1 था, डिवाइड कर चुका हूं मैं 1 को 10 से, ये आया है। ये सिंबल हमें क्या देता है, क्वोशंट। ये सिंबल हमें क्या देता है, क्वोशंट। क्वोशंट कितना है 0.1। बच्चों मैंने समझाया था कि हमने डाटा टाइप कैसा लिया है, इंटीजर लिया है। इंटीजर लिया है तो इसका मतलब ये पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करेगा ही नहीं। ये कैसी वैल्यू स्टोर करेगा 0। ये सिर्फ और सिर्फ कैसा नंबर स्टोर करेगा, कंप्लीट नंबर। तो पॉइंट वाले नंबरों को छोड़ देगा, क्या स्टोर करेगा 0। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे 0 है तो इसलिए यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। तो एन में कितना हो गया 0। अब वापिस ऊपर जाएगा, कंडीशन फेल करनी है ना अभी उसे। यहाँ कितना है 0, क्या 0 0 के बराबर नहीं है, भाई है, ये तो है 0 0 के बराबर है, लेकिन मैंने सिंबल कैसा लगाया है, नहीं का। क्या 0 0 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स। अब कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब ये लूप छोड़ देगा और कहां पहुंच जाएगा, बाहर। अब इसमें एंटर नहीं करेगा, अब कहां पहुंच जाएगा, बाहर, नेक्स्ट लाइन पे। बात समझ में आ गई। तो कंडीशन फेल हो गई है तो कहां आ गए, नेक्स्ट लाइन। हम देखेंगे ए। अब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, ए में क्या वैल्यू स्टोर कराई थी मैंने, एन की वैल्यू शुरू में स्टोर कराई थी, कितनी थी 153। तो ए में कितनी वैल्यू स्टोर है 153। एस में हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू छोड़ी गई है वो कितनी छोड़ी गई है 153। सब चीज जब हुई थी तो लास्ट में कितना रह गया 153। सेकंड लाइन में यही तो लिखा है, तो 153। तो एस में हमारे पास कितनी वैल्यू है 153। अब चेक कर रहा है ये कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर, जो चेक करता है कि दोनों तरफ जो वैल्यू लिखी है क्या वो बराबर है या नहीं है। तो इफ ए की वैल्यू कितनी है 153, बी एस की वैल्यू कितनी है 153, क्या दोनों वैल्यू बराबर है, हाँ है, दोनों वैल्यू बराबर हैं। दोनों वैल्यू बराबर हैं तो कंडीशन कैसी हो गई हमारे पास, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। कोड क्या लिखा है कि प्रिंट कर दो एंटर नंबर इज क्या लिख देंगे यहाँ पर, आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंटर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऐसा हुआ है, तो हाँ ये नंबर कैसा है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इस कोड में क्या लिखा है, एंटर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट में, एंटर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि जैसा मैंने मैसेज में लिखा है वैसा ही मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, सेम, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन मैंने बताया था, इफ में क्या होता है कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो एल्स में एंटर नहीं करेगा, और अगर ये फॉल्स है तो फिर इसमें एंटर करता है। लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसमें एंटर हो चुका था, क्या लिखा है, एंटर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब यहाँ कहाँ पहुंचेगा, गेट सीएच पे। गेट सीएच का काम क्या होता है कि क्योंकि हम टर्बो पे बना रहे हैं, तो टर्बो पे क्या होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन तुरंत भाग जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आउटपुट क्या है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन को रोक के रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए हम क्या करते हैं, गेट सीएच का यूज करते हैं। गेट सीएच क्या करेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा ताकि आप अपने मैसेज को पढ़ सको, आउटपुट को पढ़ सको। तो आउटपुट क्या लिखी आई, एंटर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। यही तो मुझे चेक करना था कि जो नंबर मैंने एंटर कराया है क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है।
तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, सेम आ गए हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या समझ में आया? तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है इतना सा। इसलिए मैंने कहा था कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और पैलिंड्रोम दोनों ही एक जैसे प्रोग्राम है, और एक और होता है सम ऑफ द डिजिट, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो तीनों प्रोग्राम एक है, आपको सब कुछ एक जैसे ही याद करना है, बस यहाँ पे इस लाइन में चेंज आता है, ये फॉर्मूला चेंज है। अगर आपने मेरे बताया हुआ ये प्रोग्राम याद किया तो तीनों प्रोग्राम एक ही फॉर्मूले से याद हो जाएंगे, आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ क्या करना है, और वो समझ जाओगे आप ऑटोमेटिक। ठीक है कि भाई यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, क्यूब करना होता है तो 3 बार आर आएगा। पैलिंड्रोम में क्या होता है कि सिंपल एक ही नंबर को रिवर्स करना है, तो इसलिए सिंपल एक आर आता है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ जाओ। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन कब लागू होगी। तो मान लेते हैं कि जो नंबर मैंने एंटर कराया वो कितना आया, 153। मान लेते हैं कि नंबर मैंने कितना एंटर कराया है, 154 कराया, मान लेते हैं। अब की बार नंबर कितना एंटर करा दिया, 154। ओके, कैलकुलेशन होगी यहाँ पे अपनी तरीके से जैसा होनी है। ठीक है, जैसा भी कराइए। कैलकुलेशन होने के बाद मान लेते हैं कि जो s की वैल्यू आई है वो पर कितनी आ गई, 155 आ गई, 5 आ गई। ऐसे ही मान रहा हूं ताकि मैं समझा सकूं। तो नंबर एंटर कराया 154, कैलकुलेशन होने के बाद कितना आ गया, 155। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या कि नंबर एंटर कराया था कितना, 153। नंबर हो आउटपुट कितना आया है, एस में कितना है, 155। क्या दोनों नंबर आपस में बराबर हैं? इफ a इज इक्वल टू एस, नहीं, a s के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 153 और इसमें 155 है, दोनों नंबर क्या बराबर हैं? नहीं। अगर नंबर बराबर नहीं है तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। और जब भी कंडीशन फॉल्स होती है इफ की, तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, इसमें एंटर नहीं करेगा। इसमें एंटर नहीं करेगा तो अब कहां पहुंच जाएगा, वो डायरेक्ट एल्स पे पहुंचेगा। और एल्स में क्या लिखा है, एंटर कर दो, प्रिंट कर दो, एंटर नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ क्या लिखा आएगा, एंटर नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या प्रिंट हो जाएगा, एंटर नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब डायरेक्ट कहां पहुंच जाएगा, इसमें। तो यही तो मतलब था। हमें क्या चेक करना है, क्या नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग कब होगा कि जो नंबर हमने एंटर कराया है और फॉर्मूला के बाद अगर वही नंबर लौट के आ गया है तो आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जो नंबर हमने एंटर कराया था फॉर्मूला के बाद वो नंबर वो लौट के आया ही नहीं, इसका मतलब सीधी सी बात है, नंबर कैसा होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो यही तो प्रिंट होना चाहिए था, इसलिए ये प्रिंट हो गया, एंटर नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब जो मुझे डाउट लगता है कि बच्चों को जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ गलती होंगी। तो क्या होता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि सर ये इफ और एल्स काम कैसे करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको अभी तक यही नहीं पता है कि इफ और एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैंने इफ और एल्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है और उसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी बनवाए हैं। तो आप मेरी इफ और एल्स स्टेटमेंट की वीडियो जरूर देखना, जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा, तो उससे आप समझ जाओगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है और एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इन दोनों को कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा किसके लिए है, फिलहाल ये प्रोग्राम है हमारा टर्बो सॉफ्टवेयर के लिए। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसके लिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पहले सही कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, हम कर रहे हैं ऑनलाइन कंपाइलर के लिए, ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर। पहले तो भाई ये याद रखना, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर ये देखता है कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो एरर को चेक करने के लिए कंपाइलर यूज करते हैं, फिर उसके बाद रन करते हैं, रन में आपको आउटपुट मिलती है। तो ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करना है। तो ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होता है कि आप की कंप्यूटर की स्क्रीन इस तरीके से ही होती है और 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और यहाँ पे साइड में लिखा होता है रन, इस तरीके से, है ना, क्या लिखा होता है, रन। ठीक है, तो इसको रफ कर रहा हूं फिलहाल के लिए। क्या होता है कि आपने यहाँ प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाने के बाद रन पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होता है कि आउटपुट आपकी यहाँ बिल्कुल हैंड टू हैंड आपके सामने नजर आ जाती है। तो जब आउटपुट बराबर में ही मिल रही है तो क्या कंप्यूटर की स्क्रीन भाग रही होगी, भागने की नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आउटपुट बिल्कुल बराबर में लिखी आ गई, तो जब बराबर में आउटपुट आ रही है, कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं भाग रही है, तो उसको होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है। तो होल्ड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर गेट सीएस नहीं लगाते।
समझ में आ गई। जब भी ऑनलाइन पे काम करेंगे तो आउटपुट क्या होती है, बराबर में ही आती है। तो बराबर में आ रही है तो स्क्रीन नहीं भागेगी, तो स्क्रीन को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जो होल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब गेट सीएस का भी जरूरत नहीं है, उसको यूज नहीं करेंगे। और अगर गेट सीएस यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको conio.h की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ गेट सीएच को चलाने के लिए, उसका क्या काम है, सिस्टम को बताने के लिए क्या यूज करते हैं, conio.h की हेडर फाइल यूज करते हैं। और एक क्लियर स्क्रीन होता है, क्लियर स्क्रीन की भी इसमें जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन कंपाइलर में क्या करते हैं कि void main नहीं लेके क्या यूज करते हैं, int main यूज करते हैं। int main void की जगह क्या यूज करते हैं, सिर्फ int यूज करते हैं। और अगर आपने यहाँ पे int यूज किया है तो फिर यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या, रिटर्न जीरो, रिटर्न स्पेस जीरो। तो ये जो प्रोग्राम बना है, ये प्रोग्राम किसके लिए हो गया है, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। आप कैलकुलेशन वही है, तरीका वही है, सारा काम वही होने है जैसे मैंने अभी समझाया था। सिर्फ क्या हो गई है, दो लाइनें कम हो गई हैं, क्या, conio.h हट गया है, इंट की जगह, void की जगह इंट यूज करना है, और गेट सीएस की जगह रिटर्न यूज करना है। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को ऐसे भी रन करा के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसका प्रोग्राम बनाएंगे, और कहां पर चीजें हम कर सकते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ बच्चों में आपको डिप्लोमा और इंजीनियरिंग यानी बीटेक के जो सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप उनको भी जरूर समझना, उनको भी एक बार जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सम ऑफ द डिजिट का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्द मिलेंगे सी प्रोग्रामिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।